हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप लोगों के। तो देखो, आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना न्यू चैप्टर, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को बोलते हैं एसिड, क्षार को बोलते हैं बेस और लवण को बोलते हैं साल्ट। तो अपन आज इस चैप्टर की बात करेंगे। ये हमारे रीट के सिलेबस में भी दे रखा है, आपके क्लास 10th में भी दे रखा है, और जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को अपने को मिलते हैं। और क्लास 11th में इसका थोड़ा बड़ा रूप दे रखा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। वहां अपन एसिड और बेस की बात करते हैं। तो ये जो आज मैं क्लास में बातें करूंगा, ये आपके सभी एग्जाम जहां भी आम्ल क्षार लवण का काम या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां सभी क्लासेज के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अर्थात इसको आप रीट वाले भी देख सकते हैं, नीट वाले भी देख सकते हैं, जेई मेंस वाले भी देख सकते हैं, एलडीसी भी देख सकते हैं, आरएस प्री वाले भी देख सकते हैं, एसआई वाले भी देख सकते हैं, आरपीएससी ग्रेड 1 वाले भी देख सकते हैं, आरपीएससी ग्रेड 3 अर्थात रीट वाले को देखेंगे। तो इस तरीके से जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वहां आम्ल क्षार लवण तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस में मेंशन कर रखे। तो ये क्लास है सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है। पुरानी क्लासों को भी आप देख लें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आपको यदि जैसे मैं बोर्ड पे जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं वो कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चन या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको अपन को समझना होता है। देखो, मैंने सबसे पहले बात की थी आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। तो आपको जितनी भी एनसीईआरटी की बुक में रिएक्शंस दे रखी हैं वो मैंने आपको सारी कवर करवा दी थी उसमें। तो आपको जहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो वहीं से आने वाला है, एनसीईआरटी से, इसके बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। अब इसमें पीछे की साइड अपने एक टॉपिक रह गया था, संक्षारण और विकृत गंधता। तो सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है, देखो, संक्षारण, और सेकंड है विकृत गंधता। विकृत गंधता इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, और इसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है, जैसे ही अपन देखते हैं अपने आसपास जितने भी प्रोसीजर होते हैं उसमें अपन आसानी से कोरोजन को देख सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे आपके घरों पे गेट लगे हुए हैं, गेट यदि अंदर लगे हुए हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाहर यदि लगे हुए हैं तो वहां बरसात के दिनों में पानी गिरता है। पानी गिरता है तो जो मौसम होता है वो भी आर्द्री होता है, आर्द्र होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है। तो जो आयरन होता है, आयरन का बना हुआ गेट है, तो आयरन का जो गेट बना हुआ है वह वातावरणीय ऑक्सीजन और आर्द्रता के साथ रिएक्शन करके एक परत बना लेता है जिसे बोलते हैं अपन संक्षारण। अर्थात जो पदार्थ यदि लोहा हुआ है तो उसे बोलते हैं संक्षारित पदार्थ, और उसके जो ऊपर परत छा जाती है ऑक्साइड की उसे बोलते हैं संक्षारण। तो इसके लिए आप देखते होंगे जो लोहे का कलर है, जैसे आप नया लेकर के आए हो तो ब्लैक और चमकीला होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यदि उसमें कोरोजन हो जाता है तो वह भूरे कलर में चेंज हो जाता है। इसके बाद में भी आपने देखा होगा घरों में अपनी मम्मी बहन वगैरह को जो तोड़ियां पहनती है, चांदी की तोड़ियां पहनती हैं, वह कुछ समय के बाद में काली हो जाती हैं। तो चांदी का रंग अगर काला हो रहा है तो इसका भी क्या एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का। इसके बाद में जितने भी आपके शादी वगैरह में जो तावे के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं, यदि तावे का जो बर्तन है उसमें अपन पानी वगैरह रखते हैं, और यदि पानी का बर्तन यदि लंबे समय तक रखते हैं तो उसकी जब आप परत को देखोगे नीचे की साइड से तो वह हरी परत जम जाती है उसमें। तो ये भी किसका गुण है, बोलो, संक्षारण का। तो आपको याद रखना है, लोहे का भूरा रंग होना, चांदी का काला रंग होना, और तांबे के जो बर्तन होते हैं उन सभी के पर हरी परत छा जाना ही किसका कारण है, कोरोजन का। तो आई बात समझ में, आप लिख लेंगे एक बार इसको, लोहे का, लोहे का भूरा होना। दूसरा है चांदी का काला होना, और जो तांबे के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन की तली पर, तांबे के बर्तन की तली पर हरी परत का आ जाना, हरी परत का आ जाना। आपसे पूछे कि सर कोरोजन का
फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको कोरोजन का फॉर्मूला याद रखना है Fe2O3.X H2O। पानी के जल के अणु कितने भी हो सकते हैं इसमें, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि विकृत गंधता क्या होती है। तो विकृत गंधता आपको, यदि आप जैसे बरसात के दिनों में देखते हैं, आपने पतासे वगैरह खाए हैं, नमकीन वगैरह खाई है, तो आप देखेंगे वो पसीजी सी हो जाती है। उसका रीजन क्या है बताओ, उसने आर्द्रता से रिएक्शन कर ली। आर्द्रता से रिएक्शन करने के बाद में यदि कोई भी तेल एवं वसा से बने पदार्थ, क्या लिखेंगे इसमें, तेल एवं वसा से बने पदार्थ, वसा से बने पदार्थ वातावरणीय ऑक्सीजन, वातावरणीय O2 से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका टेस्ट को बोलते हैं स्वाद, टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, रेंसिडिटी अर्थात विकृत गंधता। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, जितने भी चिप्स के पैकेट है, चिप्स के जो पैकेट हैं उसमें आप क्या भरते हो, N2 गैस। क्या भरते हैं अपन, N2 गैस। चिप्स के अंदर से जितने भी वसा से बने हुए पदार्थ हैं उनसे तो अपन ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल के उसमें भर देते हैं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन से कम क्रियाशील होती है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन को भरा जाता है। जैसे आपने चिप्स वगैरह के पैकेट लाते हो, 10 रुपए के चिप्स के पैकेट लेके आए आप, तो चिप्स कितने निकलेंगे उसमें 5, लेकिन हवा कितनी भरी रहेगी उसमें, काफी। तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, N2 गैस। अब आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि विकृत गंधता किसका उदाहरण है, अपचयन का, उपचयन का, रेडॉक्स अभिक्रिया का, या सभी का। तो आपको आंसर लिखना है उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। इसके बाद आएगा कि तेल एवं वसा से बने हुए पदार्थों को बचाने के लिए कौन सी गैस चिप्स के पैकेटों में भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाती है, N2 गैस। इसके बाद क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो वो है संक्षारण का। लोहे पर जंग लग जाती है भूरे कलर की, आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, काफी जगह आप देखते हैं। जैसे काफी बार अपन ने, जैसे कोई भी ट्रॉली वगैरह या जैसे कोई भी साधन वगैरह होते हैं उनको अपन खुला छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो जहां उसका जो पानी के संपर्क में जो भी सतह आएगी उसके कलर पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे बोलते हैं संक्षारण। ये अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में आपको देखने को मिलते हैं। 10th की बुक में ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, ये एग्जाम्पल में आप याद रख लेंगे। इस तरीके से ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये जो टॉपिक था वो थोड़ा रह गया था, इसको अपन ने यहाँ कवर कर लिया। अब आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आम्ल क्षार लवण। आम्ल क्षार लवण को स्टार्ट करने से पहले आप इनको समझ लें एक बार, ये दोनों टर्म बहुत अच्छे ही काम के आने वाले हैं। बोलो समझे या नहीं समझे। अब देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं आम्ल क्षार लवण। आम्ल क्षार लवण क्या होता है, तो सबसे पहले अपन आज सबसे पहले तो आम्ल की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद क्षार की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में आम्ल और क्षार कितने प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, आम्ल और क्षार के लिए कौन कौन सी संकल्पनाएं दी गई थी जिन्हें अपने को पढ़ना है। इतने काम आज अपन कर लेंगे, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अपन याद करेंगे कि क्या है टॉपिक अपना, अम्ल, क्षार और लवण। एक क्षार होता है, एक क्षारक होता है। क्षार का मतलब तो होता है जो जल में विलयशील होते हैं उन्हें तो बोलते हैं क्षार, और जो जल में विलयशील नहीं होते उन्हें बोलते हैं क्षारक। ये टर्म एनसीईआरटी में दे रखी है, इसको भी अपन पढ़ लेंगे। तो देखो, इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं सॉल्ट। तो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे अम्ल की। किसकी बात करेंगे, अम्ल की। तो अम्ल को क्या बोलते हैं अपन, एसिड। इधर बात कर लेंगे अपन बेस, बेस को बोलते हैं क्षार।
क्या बोलते हैं जी? क्षार। दोनों के अंतर की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे अम्ल क्या होते हैं, तो याद रखना है कि अगर आपको किसी को बच्चे को समझाना है, अब अपन देखो जो बीएससी करे हुए बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन अपनी जितनी भी एनसीईआरटी बुक दे रखी है, जैसे 10th की बुक में आपको अम्ल के बारे में बता रखा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका पीएच 0 से 7 के मध्य होता है, ये बातें दे रखी हैं। लेकिन आप जब 11th की क्लास की एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये बातें आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। तो इससे क्या समझ में आता है अपने को कि एनसीईआरटी में यदि 10th क्लास में कोई टॉपिक के बारे में बता दिया है तो उसके बारे में वो 12th क्लास में फिर दोबारा नहीं बताते हैं। तो आपको समझना है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप आसानी पूर्वक समझ सकते हो। लेकिन ये बातें क्या है, अपन जब 10वीं क्लास में होते हैं या 11 12th में होते हैं तो अपने ऊपर एक तो किशोरावस्था का प्रभाव होता है, उसके बाद में अपन आजकल के जैसे पुराने बच्चे तो क्या है क्लास वगैरह में पढ़ लेते थे, उसका रीजन था कि डंडे वगैरह का यूज होता क्लासरूम में, लेकिन आज के बच्चों पर कोई डंडे का उपयोग तो कर ही नहीं सकता। और पढ़ाई के साथ में जितने भी माँ बाप हैं, पुराने टाइम में माँ बाप बहुत ही समर्पित थे बच्चों के प्रति, आजकल के माँ बाप इतने समर्पित नहीं है क्योंकि सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, बच्चों को बिगाड़ने का काम ही एंड्रॉइड मोबाइल का ही है। अब कहते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो बच्चे पढ़े कहां से, क्योंकि माँ का बहुत योगदान होता है पढ़ाई में। यदि किसी भी क्लास में आप बच्चे पढ़ रहे हैं, जब हम छोटे छोटे थे तो टीवी लाना इतना आसान नहीं था घर में, टीवी तो कोई भी लिया था 4,000 रुपए की आती थी, और 4,000 रुपए होते भी थे क्योंकि ऐसा कोई गरीबी नहीं थी कि 4,000 रुपए नहीं थे। लेकिन जैसे हमारी जो मम्मी थी उसने टीवी के लिए मना कर दिया, उनको पता था कि जो मैक्सिमम टाइम है वो बच्चे टीवी पे गुजारेंगे, और टीवी पे गुजारने से क्या होगा, बोलो पढ़ाई होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे शौक था टीवी का। लेकिन उन चीजों से बचे वो, तो माँ ने समर्पण किया तो बच्चे आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े, अब वो आगे कुछ भी करें क्या लेना देना। लेकिन आजकल के एंड्रॉइड मोबाइल के चक्कर में बच्चे नहीं पढ़ पाते, ऐप को पढ़ नहीं पाते, घूम रहे। ये बच्चा जैसे मेरे को कल मिला था, वो कहता है कि सर मेरा पढ़ने का मन तो बहुत होता है, पहले तो होता था पढ़ने का मन, लेकिन आजकल पढ़ने का मन ही नहीं होता, क्या करें बताओ। तो पढ़ने का मन क्यों नहीं होता, क्योंकि एक मोबाइल है ना, इस पे रील्स वगैरह देखते रहते हैं तो टाइम पास हो जाता है बढ़िया, शाम को खाना खा लेते हैं सो जाते हैं, और बढ़िया घर में पैसा वगैरह है तो उसको भी ठिकाने लगा दे रहे हो। तो अपन जो बात करेंगे आज टॉपिक पर आते हैं, अम्ल क्षार और लवण। तो सबसे पहले समझिएगा जनरल डेफिनेशन क्या होती है अम्ल की। तो देखिएगा अम्ल क्या होते हैं बताओ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आपने जितने भी खाने वाली चीजें हैं वो सारे किस तरीके के होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आपने टमाटर खाया है, टमाटर में अम्ल होता है। इसके बाद इमली खाई है आपने, इमली खाई है, या आपने टिकिया वगैरह का पानी पिया है, या फिर आपने कहीं ना कहीं जो भी खट्टे पदार्थ हैं वो चखे, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, अम्ल की कैटेगरी में। अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल को एसिड टेस्ट इन सोर, SOUR, सोर यानी होता है खट्टा। इसके बाद है कि अम्ल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू को क्या किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। तीसरी बात है अम्ल के लिए पीएच का मान 0 से 7 के मध्य होता है, 0 से 7 के मध्य होता है। कितना होता है, 0 से लेकर के 7, अर्थात 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 से बढ़ा करके 6.999, 7 पर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसके बाद नॉर्मल बातें कर लेते हैं अपन इसकी। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं,
कड़वे होते हैं। जो बेस होते हैं वह स्वाद में क्या होते हैं, बिटर, बिटर यानी होता है कड़वा, स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरी बात है क्षार छूने पर मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं। अर्थात आपने कभी भी कोई भी साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है या नहाने का साबुन है, उसके ऊपर हाथ लगा के देखना, वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इसके बाद है जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इसके बाद है जो क्षार हैं उनके लिए, क्षार के लिए पीएच का मान, क्षार के लिए पीएच का मान 7 से 14 के मध्य होता है, के मध्य होता है। पीएच मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा आगे, क्योंकि ये दे रखा है आपके टॉपिक में। क्षार के लिए पीएच का मान 7 से 14 के मध्य होता है। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है RbOH, इसका नाम है रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद मैं बात करता हूं जो एसिड दे रखे हैं उनके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। तो देखिएगा जो अम्ल हैं, जैसे मैं बात करूं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH आदि। इतने एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल का जो जनरल मामला है, जैसे अम्ल को याद करने की एक ट्रिक है, वो है अनिल। क्या है, अनिल। ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, ए का मतलब क्या है, अम्ल, न का मतलब है नीला और एल का मतलब है लाल। ये बातें क्या हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ये एक साथ आ गई हैं, हमने भी बहुत इनको पढ़ा है, जब जाके ये कंफ्यूजन दूर हुआ है। तो ये हमारे क्या है, अवचेतन मन है, उसमें चली गई हैं, तो वहां अपने को याद रहती हैं चीजें। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नीले को लाल करता है या लाल को नीला करता है, ये सभी के साथ में होता है। अगर आपके साथ में हो रहा है तो ये कोई अलग से बात नहीं है। तो आपको याद रखना है अनिल। अनिल का मतलब, ए का मतलब हो गया अम्ल, नी का मतलब हो गया नीला और एल का मतलब हो गया लाल। अर्थात अम्ल नीले को लाल करता है, तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। यह आपको जनरल बात है, इसमें आनी चाहिए। इसके बाद आती है बात कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो आपको जो नेक्स्ट टर्म है अपनी कि जो अम्ल है, अम्ल में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। क्षार को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। उनकी बात करते हैं क्योंकि वो अपने काम की बातें हैं। आया बात समझ में। अब बढ़ते हैं अपन आगे। इसके बाद मैं बात करता हूं अम्ल की। अम्ल इधर लिखता हूं मैं क्षार,
अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल का मतलब है कि जो कंप्लीटली H+ दे दे, अर्थात जिनका आयोनाइजेशन या आयनन गुणांक होता है वो कंप्लीटली 100% होता है, अर्थात वो H+ को आसानी पूर्वक त्याग दें, वो तो प्रबल अम्ल होते हैं। जिनका आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वह है 70%, 80%, 90%, इतना ही हो, वो होते हैं दुर्बल। ये एक तरीके की टर्म है कि प्रबल का मतलब है जिनका आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाए 100% हो तो प्रबल अम्ल। जिनका आयोनाइजेशन 70%, 60%, 50% अर्थात टूटे ही नहीं हो, बहुत कम टूट पाए, वो क्या होते हैं दुर्बल अम्ल। इसके बाद में प्रबल क्षार, ऐसे क्षार जिनका आयनन अर्थात आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट होता है या आयनन जो भी डिसोसिएशन है वो क्या हो जाए कंप्लीटली 100% हो जाए, वो तो होंगे प्रबल क्षार। और जिनका 60%, 70% या 80% ही हो पाएगा वो सारे होंगे दुर्बल क्षार, जिसमें आपको उलझना नहीं है, ये 11th क्लास में दे रखा है, जो भी आपका एनालिटिकल चैप्टर दे रखा है उसमें दे रखा है। बस आपको इतना याद रखना है कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल की एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HCl, HI, HClO4, ये सारे क्या हैं प्रबल अम्ल हैं। आपको इन 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कोई भी एग्जाम्पल प्रबल अम्ल में नहीं मिलेगा कभी भी, ये याद रख लेना आप, ये क्या है प्रबल। इसके बाद में देखो HClO3, HClO2, H2CO3, HF। अब देखो फ्लोरीन वाला किसमें गया दुर्बल अम्ल में। इसके बाद में ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, इसको बोलते हैं अपन सभी कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में आते हैं अपने CH3COOH एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बताओ, COOH, COOH, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आपको याद क्या रखना है बताओ, आपके जो मैक्सिमम आपके जो रिएक्शन दे रखी हैं उसमें आपको HCl याद रखना है, इसमें आपको एसिटिक एसिड याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में अपन इसी से समझाते हैं आगे कि प्रबल और दुर्बल की कहानी क्या क्या है। इसके बाद आता है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में आते हैं NaOH, KOH, RbOH। इसके बाद बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके, कभी भी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, यह कभी भी प्रबल क्षार नहीं होते हैं। इसके बाद में आते हैं स्ट्रोंशियम OH का होल 2। इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है बताओ प्रबल क्षार, जिसमें आपको याद रखना है NaOH, क्योंकि हम अपन इसी से इनको समझाते हैं। इसके बाद देखो दुर्बल क्षार में आते हैं AlOH का होल 3। उसके बाद में आता है NH4OH। इसके बाद में आता है FeOH का होल 2, अर्थात Fe+2 में यहाँ
आदि। इसके बाद में एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, CuOH का होल 2, ये FeOH का होल 3 है, क्योंकि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको ये एग्जांपल क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आई बात समझ में? इस तरीके से आपके जितने भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये अपने को समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थ्योरीज की। थ्योरी किस तरीके से आपके दी गई है, लिख लिया इतना। ये एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। अब बात करते हैं अपन थ्योरीज की। थ्योरीज को बोलते हैं संकल्पना। क्या बोलते हैं? संकल्पना। तो सबसे पहले दी गई थी आरेनियस ने, आरेनियस संकल्पना। मैं तीनों को एक साथ